विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। हम प्राचीन भारत कर रहे थे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक था गुप्त काल, स्वर्ण काल था। आर के मुखर्जी, के एम मुंशी आदि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल ही था। कतिपय विद्वानों ने इस काल को हिंदू पुनर्जागरण का काल एवं राष्ट्रीयता के पुनरुत्थान का युग माना है। इस समय सभी क्षेत्रों यथा राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली, जो आगे के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना रहा। गुप्तकाल को स्वर्णयुग काल कहने के पीछे कुछ कारण हैं। पहला, राजनीतिक एकीकरण का युग। दूसरा, महान सम्राटों की क्रमबद्ध श्रृंखला। तीसरा, सुव्यवस्थित और उदार शासन व न्यायिक प्रणाली। चौथा, धार्मिक विकास और सहिष्णुता का युग। पांचवा, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति का युग। छठा, स्थापना व कला क्षेत्रों, मूर्तिकला, चित्रकला एवं संगीत कला का चरमोत्कर्ष। सातवां, सांस्कृतिक प्रसार का युग। परंतु आर.एस. शर्मा, एस.के. मैती, रोमिला थापर जैसे इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण युग स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। इन लोगों के अनुसार स्वर्ण युग की अवधारणा एक यूटोपिया, कल्पनालोक है, जिसे अतीत में ढूंढना संभव नहीं। विशेषकर गुप्त युगी विषमतापूर्ण सामंतवादी समाज और आर्थिक अवनति की परिस्थिति में कि यह हिंदू पुनर्जागरण का युग भी नहीं है। प्रोफेसर D.N. झा ने लिखा है, जिस हिंदू पुनर्जागरण का बहुत प्रचार किया जाता है, वह वस्तुतः कोई पुनर्जागरण नहीं था, बल्कि वह बहुत अंशों में हिंदुत्व का घोतक था। यह भी सही नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि प्राचीन भारतीय स्वयं को हिंदू कहते ही नहीं थे। हिंदू शब्द का व्यवहार अरबों ने गुप्त युग के पश्चात भारतीयों के लिए किया। गुप्त शासकों ने राष्ट्रीयता का भी पुनर्स्थापना नहीं की। प्रोफेसर D.D. कौसाम्बी के अनुसार गुप्तों ने राष्ट्रीयता का पुनरुत्पत्ति नहीं की, वरन राष्ट्रीयता ने गुप्तों की पुनरुत्पत्ति की। गुप्तों ने सही अर्थों में राजनीतिक एकता भी स्थापना नहीं की। इसके विपरीत यह युग सामंती मान्यताओं की स्थापना, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी के विकास, बेगारी की प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा, सामाजिक तनाव एवं विषमताओं के लिए भी विख्यात है। सामंती व्यवस्था के दुष्परिणाम सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि सामंती प्रभाव के कारण राजकीय कला का विकास हुआ, लोक कला विकसित नहीं हो सकी। यह आर्थिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आर्थिक विपन्नता का युग था। नगर उजड़कर गांव बन गए, उद्योग धंधे और एवं व्यापार चौपट हो गए। सिक्कों का प्रचलन कम हो गया। जो स्वर्ण मुद्राएं चली थी, उनमें सोने की मात्रा घटती गई। शिल्पियों की गतिशीलता समाप्त हो गई। किसानों और मजदूरों की तरह उन्हें भी गांव, भूमि और भूमिपति से बांध दिया गया। गुप्त समाज स्पष्टता उच्च सुविधाभोगी और निम्न सुविधाहीन वर्गों में विभक्त हो गया। फिर भी गुप्तकालीन उदार शासन व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रगति, जो न सिर्फ गुप्तकाल के पूर्व से बहुत आगे थी, बल्कि कालांतर में भी यह प्रगति एक आदर्श बनी रही। साहित्य, विज्ञान, कला के चरमोत्कर्ष को देखते हुए अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत है कि गुप्तकाल को समग्र रूप से भले ही स्वर्ण युग के रूप में स्वीकार न किया जाए, परंतु कला व साहित्य के संदर्भ में इसे स्वर्ण युग स्वीकार करना ही होगा। गुप्त वंश के पतन का कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, यथा सामंतीय संघीय व्यवस्था। यद्यपि गुप्तों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, तथापि वे इसे एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा नहीं प्रदान कर सके। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी दुर्बलता थी इसकी संघीय समिति गठन। स्कंदगुप्त तक इन अधीनस्थ शासकों पर सम्राट का नियंत्रण बना रहा, परंतु जब दुर्बल शासक गद्दी पर आसीन हुए, तब अनेक अधीनस्थ शासकों एवं सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि गुप्तों ने मौर्यों के समान स्वयं को स्थायी सेना का संगठन नहीं किया। सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे हमेशा अधीनस्थों पर आश्रित रहे।
अतः उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे विद्रोही सामंतों को दबा सकते। संकट की घड़ी में भी उन्हें पर्याप्त सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। सेकंड पॉइंट है अयोग्य उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के पश्चात सबल गुप्त सम्राटों की परंपरा समाप्त सी हो गई। विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रहना अत्यंत कठिन हो गया। बुद्धगुप्त को छोड़कर अन्य गुप्त शासक अत्यंत निर्बल रहे। उनमें गृह युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाया करती थी, अतः गुप्त साम्राज्य को विघटित हो जाना स्वाभाविक था। तीसरा पॉइंट है उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव। गुप्त वंश में उत्तराधिकार के किसी निश्चित नियम के अभाव में पारिवारिक कलह एवं गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर अनेक अधीनस्थ शासक स्वतंत्र बने बैठे। राजघराने की स्थिति से लाभ उठाकर अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्र राजघराने की स्थापना हुई, जिनमें मौखरी, मैत्रक, गौड़ इत्यादि के राज्य प्रसिद्ध हैं। मालवा में यशोधर्मन के उदय ने गुप्तों की शक्ति पर संघातिक प्रहार किया। चौथा पॉइंट है ब्राह्मण आक्रमण। हुणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। हुण मध्य एशिया के एक बर्बर जाति थी। गुप्तों के समय में भारत की पश्चिमी सीमा को अनरक्षित पाकर हुणों ने अपना दबाव बढ़ाना आरंभ किया। उनका पहला आक्रमण कुमार गुप्त प्रथम के समय हुआ। स्कंद गुप्त ने युवराज और शासक के रूप में हुणों को हराया और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। स्कंद गुप्त के बाद हुण सरदार तोरमाल ने अपना सैनिक अभियान आरंभ किया। गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर उसके अलावा मालवा तक अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। तोरमान के प्रसार को नरसिंह गुप्त, बालादित्य और भानुगुप्त ने रोका। तोरमान के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस लगी। तोरमान से भी अधिक क्षति मीरकुल के आक्रमण से हुई। साकल को अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर उसने भारत को भीतरी भागों पर आक्रमण किया तथा अपनी सत्ता स्थापित कर ली। गुप्त शासक नरसिंह गुप्त आरंभ में तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया, परंतु बाद में उसने मीरकुल को युद्ध में परास्त कर वापस लौटने पर बाध्य किया। इस सफलता के बाद गुप्तों की खोई शक्ति और प्रतिष्ठा नहीं लौटी। हुणों के आक्रमण के संबंध में डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है 5वीं और 6वीं शताब्दी के हुणों के बर्बर आक्रमण ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के राजनीतिक सामाजिक इतिहास में एक विशेष परिवर्तन ला दिया। उन्होंने गुप्त राज्य को छिन्न भिन्न करके अनेक नए राज्य के जन्म के लिए क्षेत्र तैयार कर दिया। 5वां पॉइंट है आर्थिक कारण। इस युग में भूमिदान की प्रथा एवं कृषि पर अत्यधिक बल के कारण आत्मनिर्भर ग्रामों का उदय हुआ। किसान, कारीगर, मजदूर सभी जमीन से बंध गए। उनकी गतिशीलता समाप्त हो गई। इस व्यवस्था का बुरा प्रभाव उद्योग धंधों, व्यापार, वाणिज्य एवं नगरों पर पड़ा। अनेक पुराने व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र नष्ट हो गए। इसका दुष्प्रभाव मुद्रा व्यवस्था पर भी पड़ा। सिक्कों का प्रचलन कम हो गया। इससे विदेशी व्यापार भी प्रभावित हुआ। राज्य की आमदनी का स्रोत भी घट गया। इस कारण राज्य की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। फलतः सोने के सिक्के में स्वर्ण की मात्रा कम होने लगी। एक सुदृढ़ आर्थिक आधार के अभाव में साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। 6वां पॉइंट है बौद्ध नीति का अनुसरण। प्रारंभ में गुप्तकालीन सम्राट वैदिक धर्मावलंबी थे। वे अश्वमेध यज्ञ करते थे और वे वैदिक धर्म एवं कर्म कांडों के पोषक थे। यह परंपरा स्कंदगुप्त के काल तक चलती रही। बाद में नरसिंह गुप्त, बालादित्य एवं कुछ अन्य गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। बौद्ध धर्म की अहिंसावादी नीति का प्रभाव सैन्य संगठन पर भी पड़ा और गुप्त साम्राज्य विघटित हो गया। अब हम वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं। वाकाटक वंश का सबसे पहले संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, जिनकी की उपाधि जो थी वो थी वंश केतु। वाकाटक वंश कौन सा राजवंश था? तो ये ब्राह्मण वंश के थे। वाकाटक वंश की राजधानी क्या थी? तो वाकाटक वंश की प्रथम राजधानी नंदीवर्धन थी, जिसका कि वर्तमान नाम नागपुर है। वाकाटक वंश की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो प्रवरसेन द्वितीय के समय प्रवरसेन द्वितीय द्वारा इसकी द्वितीय राजधानी प्रवरपुर बनाई गई थी। इसकी वाकाटक वंश की। वाकाटक वंश का राज चिन्ह गंगा आकृति है। वाकाटक कदम्ब एवं चालुक्यों द्वारा स्वीकृत उपाधि है एक, वो है हारिति पुत्र। इसके बाद वाकाटक राजवंश के जो मूल स्थान है, इनका मूल स्थान जो माना जाता है वो है बरार या फिर विदर्भ, और ये सातवाहनों के अधीनस्थ शासक थे। इसके बाद वाकाटक शासक
चक्रवर्ती गुप्तों के समकालीन थे जो दक्षिणापथ में शासन करते थे। दक्षिणापथ में शासन करने वाले तत्कालीन सभी राजवंशों में यह सर्वाधिक सम्मानित राजवंश था। पहले ये लोग सातवाहनों के अधीन बरार में शासन करते रहते थे। सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने लगभग 255 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस प्रकार विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। वाकाटक वंश के विषय में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं वो अभिलेख और दानपत्र हैं, जिसमें प्रभावती गुप्ता का पूना और रुद्रपुर ताम्रपत्र तथा हरिसेन का अजंता गुहालेख सबसे प्रमुख हैं। अजंता गुहालेख में विंध्य शक्ति को वंश केतु कहा गया है। विंध्य शक्ति ने कोई भी उपाधि जो है वो धारण नहीं की थी। इसके बाद यदि हम इसके प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ें वाकाटक राजवंश के, तो उसमें सबसे पहले जो है वो आते हैं प्रवरसेन प्रथम, जिनका की जो शासनकाल है वो है 275 से 335 ईस्वी। तो प्रवरसेन प्रथम जो थे वो विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे और ये एक ऐसे एकमात्र शासक थे जिसने सम्राट महाराजा धीराज इसकी उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अल्तेकर का मानना है कि प्रवरसेन ने 4 युद्ध किए और उसी उपलक्ष्य में 4 अश्वमेध यज्ञ किए। इस समय वाकाटकों का राज्य संपूर्ण मध्य प्रदेश, बरार, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी हैदराबाद और दक्षिणी कौशल के कुछ हिस्सों तक विस्तृत था। प्रवरसेन प्रथम ने अपने 4 पुत्रों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों का शासन नियुक्त किया था। उसके दूसरे पुत्र सर्वसेन ने वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में पड़ता है वत्सगुल्म, इसमें एक दूसरी शाखा की स्थापना की जिसे बसीम शाखा के नाम से भी जाना जाता है। बसीम शाखा के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी वाकाटक वंश के जो दूसरे प्रमुख शासक के बारे में हमने पढ़ना है वो है रुद्रसेन प्रथम, जिनका शासनकाल 335 से 360 ईस्वी तक चला। तो रुद्रसेन प्रथम जो है ये प्रवरसेन के पश्चात मुख्य शाखा के पहले शासक प्रवरसेन के पौत्र हैं। और रुद्रसेन प्रथम जो है इनकी माता पद्मावती भारसिव नाग वंश की कन्या थी, जिससे इन्हें नागों का सहयोग मिला, अर्थात नाग वंशों का सहयोग मिला। रुद्रसेन प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम, जिसका कि शासनकाल 360 से 385 था, वो हुए। इसे वाकाटक लेखों में धर्म विजयी शासक और युधिष्ठिर के समान आचरण वाला बताया गया है। इसी के काल में उसके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। रुद्रसेन द्वितीय, जिसका कि शासनकाल 385 से 390 ईस्वी तक था, ये भी वाकाटक राजवंश के शासक थे। तो इनके बारे में यदि मैं बताऊं तो पृथ्वीसेन प्रथम का उत्तराधिकारी जो था वो था रुद्रसेन सेकंड। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव से वैष्णवानुयायी बन गया, परंतु यह अधिक दिनों तक शासन न कर सका तथा शीघ्र ही इसका देहांत हो गया। इसके 2 पुत्रों दिवाकर सेन और दामोदर सेन अल्पवयस्क थे। ऐसे में प्रभावती गुप्ता वाकाटक वंश की मुख्य शाखा की संरक्षिका बनी। लगभग 20 वर्ष तक प्रभावती गुप्ता संरक्षिका रही। इसी बीच बड़े पुत्र दिवाकर सेन का निधन हो गया। तत्पश्चात दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय नाम से 410 ईस्वी में मुख्य शाखा का शासक बना। प्रवरसेन द्वितीय, तो जो प्रवरसेन द्वितीय है जिनका कि शासनकाल 410 से लेकर के 440 ईस्वी है, इन्होंने नंदीवर से अपनी राजधानी परवरपुर में स्थानांतरित कर ली, जो कि वाकाटक राजवंश की द्वितीय राजधानी थी। और इसी समय प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह कदंब वंशी शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री अजित भट्टारिका से हुआ। ज्ञातव्य है कि काकुत्स वर्मन की एक पुत्री का विवाह गुप्त राजकुमार कुमारगुप्त से भी हुआ था। प्रवरसेन द्वितीय का उत्तराधिकारी नरेंद्र सेन हुआ। इसके प्रारंभिक काल में बस्तर से नलवंशी शासकों ने आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, परंतु कालांतर में नरेंद्र सेन ने
को पराजित किया। संभवतः नरेंद्र सेन ने कौशल एवं मालवा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था जो गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन स्कंदगुप्त ने पुनः इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया। नरेंद्र सेन का उत्तराधिकारी पृथ्वी सेन द्वितीय, जिसका कि शासनकाल 460 से लेकर के 480 ईस्वी था, वो हुए, जो कि मुख्य शाखा का अंतिम शासक था। अर्थात वाकाटक राजवंश की मुख्य शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे पृथ्वी सेन द्वितीय। इसके पश्चात मुख्य शाखा पर भी बसीम शाखा का अधिकार हो गया। अब हम बसीम शाखा के बारे में विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। तो बसीम शाखा, इस शाखा की स्थापना प्रवरसेन प्रथम के पुत्र सर्वसेन द्वारा लगभग 330 ईस्वी में की गई। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर, जो कि महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासीम में स्थित था, में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसीलिए इसे वत्सगुल्म अथवा बासीम शाखा की संज्ञा भी दी जाती है। सर्वसेन के राज्यकाल की घटनाओं के विषय में विशेष कुछ अधिक तो ज्ञात नहीं होता है, किंतु इस शाखा के राज्य क्षेत्र में दक्षिणी बरार, उत्तरी हैदराबाद, नासिक, पूना, सतारा और ये सभी क्षेत्र आते थे। सर्वसेन के बाद उसका पुत्र विंध्य शक्ति द्वितीय शासक हुआ। विंध्य शक्ति द्वितीय के निधन के समय उसका पुत्र अवयस्क था। ऐसे में मुख्य शाखा का जो प्रवरसेन द्वितीय थे, वो उसके संरक्षक बने और उसके वयस्क हो जाने पर प्रवरसेन द्वितीय ने उसका राज्य उसको सौंप दिया। इस प्रकार कुछ समय तक मुख्य शाखा का प्रवरसेन द्वितीय दोनों शाखाओं का संयुक्त रूप से शासक रहा। वाकाटक वंश के बसीम शाखा का अंतिम ज्ञात शासक हरिसेन था। यह देवसेन का उत्तराधिकारी था। अजंता अभिलेख में हरिसेन की विजयों का उल्लेख भी है। यह अभिलेख उसके सामंत वाराह देव का है। इसमें देवसेन के मंत्री हस्तिभोज का भी उल्लेख है, जिस पर देवसेन बहुत विश्वास करता था। जब मुख्य शाखा में पृथ्वी सेन द्वितीय का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तब मुख्य शाखा का कार्यभार भी हरिसेन ने ही ग्रहण किया था। हरिसेन के निधन के पश्चात लगभग 550 ईस्वी तक वाकाटक राज्य पूर्णतया समाप्त हो गया। अब यदि हम वाकाटक शासकों के कला और साहित्य के बारे में पढ़ें, तो वाकाटक वंशों ने कला और साहित्य में विशेष रुचि ली। इसी समय अजंता की 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफाओं का निर्माण हुआ। हमने गुप्त काल में भी यही पढ़ा था कि जो गुप्त काल में अजंता की गुप्तकालीन जो गुफाएं हैं वो हैं 16वीं, 17वीं और 19वीं, और वाकाटक वंश का भी लगभग यही काल है। 16वीं गुफा, इसमें से जो 16वीं गुफा है उसका निर्माण हरिसेन व पृथ्वी सेन द्वितीय के समय वाराह देव ने कराया था। वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय ने महाराष्ट्री प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी, जिसमें राम की लंका विजय का विवरण है। इसी प्रकार बासीम शाखा का जो संस्थापक है वो है सर्वसेन ने हर विजय नामक महाराष्ट्री प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा था। वाकाटक दरबार में ही संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्णतः विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि कालिदास कुछ समय तक वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय के दरबार की शोभा भी थे और उन्होंने प्रवरसेन द्वितीय के ग्रंथ सेतुबंध का संशोधन भी किया था। ज्ञातव्य है कि वैदर्भी शैली में मेघदूत नामक अपना खंड काव्य यही रहकर कालिदास ने लिखा था। और हम जानते हैं कि जो कालिदास हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड या फिर जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनके 9 रत्नों में से एक भी हैं। वाकाटक नरेशों ने ब्राह्मण धर्म के विकास के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति भी अपनाई। वाकाटक नरेश शैव और वैष्णव धर्मानुयायी थे। इस वंश के महान शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अब यदि हम वाकाटक वंश की वंशावली पे संक्षिप्त में प्रकाश डालें अंत में, तो सबसे पहले वाकाटक वंश की जो विंध्य शक्ति है वाकाटक वंश के जो संस्थापक हैं वो है विंध्य शक्ति, जिनका कि शासनकाल 255 से लेकर 275 तक रहा। इसके पश्चात प्रवरसेन प्रथम बने, जिनका शासनकाल 275 से 335 ईस्वी तक रहा। इसके बाद ये 2 शाखाओं में बढ़ गया। उसमें से एक बनी मुख्य शाखा और एक थी बासीम शाखा। जो मुख्य शाखा है
उसमें नंदीवर्धन, सॉरी, जो मुख्य शाखा है उसका ही अन्य नाम जो है वो है नंदीवर्धन शाखा, और दूसरी जो है उसको हम वत्सगुल्म शाखा भी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र के अकोला जिले में थी, महाराष्ट्र के अकोला जिले में थी। इसके बाद नंदीवर्धन शाखा में कौन कौन से शासक हुए? उसमें रुद्रसेन प्रथम, जिनका शासनकाल 335 से 360 ईस्वी तक था। उसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम, जिनका शासनकाल 360 से 385 ईस्वी तक था। उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय 385 से 390 ईस्वी तक था। फिर रुद्रसेन द्वितीय के पश्चात प्रभावती गुप्ता या फिर दिवाकर सेन, जिनका नाम है, वो शासक बने, और इनका जो शासनकाल था वो 390 से 410 ईस्वी तक था। इसके बाद प्रवरसेन द्वितीय, जिनका शासनकाल 410 से 440 ईस्वी तक था। इसके पश्चात नरेंद्र सेन, जिनका शासनकाल 440 से 460 ईस्वी तक था। और इसके बाद अंत में इस मुख्य शाखा में पृथ्वीसेन द्वितीय, जिनने परम भागवत उपाधि भी ली थी, और इनका शासनकाल 460 से 480 तक था। ये मुख्य शाखा के शासक बने। इसके बाद जो द्वितीय शाखा थी प्रवरसेन प्रथम के बाद वत्सगुल्म शाखा, उसके यदि मैं शासकों के बारे में बताऊं, उसके जो प्रथम शासक हैं वो हैं सर्वसेन, जो कि इसके संस्थापक भी कहे जाएंगे, और इनका शासनकाल 330 से लेकर के 350 ईस्वी तक। इसके बाद विंध्य शक्ति द्वितीय, जिनका शासनकाल 350 से लेकर के 400 ईस्वी तक। इसके बाद प्रवरसेन सेकंड, जो कि संरक्षक के रूप में भी थे, तो प्रवरसेन सेकंड, जिनका की शासनकाल था 400 से लेकर के 415 ईस्वी तक। इसके बाद देवसेन, जिनका शासनकाल 455 से 475 तक, और अंत में हरिसेन, जिनका शासनकाल 475 से लेकर के 510 ईस्वी तक था। तो इस प्रकार हम वाकाटक वंश को पूर्णतया समाप्त करते हैं। अब मैं गुप्त एवं वाकाटक वंश से कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको इनके आंसर देने। कालिदास किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशनीय ग्रंथ है? संहिता। राजवंश हुणों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ कौन सा? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? भास्कराचार्य। किस शासक वंश में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था? गुप्त वंश। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों एवं स्त्रियों और शूद्र बोलते थे? प्राकृत भाषा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। कालिदास द्वारा रचित मालविका गिमित्र नाटक का नायक था? अग्निमित्र। ईसा की 3वीं शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकारिक निर्भर हो गए थे। किस पर निर्भर हो गए थे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन के संचालित होता था? शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है? दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया जाता था? रूपक। गुप्त वंश की जो अवधि शासनकाल थी वो थी 319 से 500 ईस्वी। प्रयाग प्रशिस्त किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? अदेव मात्रक भूमि उस समय किसे कहा जाता था? जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। कौन कौन से नाटक कालिदास द्वारा लिखे गए हैं? मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव। कालिदास की साहित्यिक कृत कौन सी है?
कौन कौन से? ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? अशोक। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? शपड़क। गुप्त काल के संदर्भ में उद्रग शब्द का क्या मतलब होता है, क्या निर्दिष्ट होता है? गुप्त राजाओं तथा उनके प्रवर्ती राजाओं के शासनकाल के संदर्भ में विष्टि क्या है? बेगार। परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन था? कालिदास। किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? वन्यगुप्त के गुणधर अभिलेख। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक में कौन सा गुप्त काल में लिखी गई है? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? आंसर की गुफाएं। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस नामांकित स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था? दक्षिण पूर्वी एशिया। बुद्धचरित, अष्टाध्याय, मेघदूत, कथा सरित, इनका सही अनुक्रम में स्थापित कीजिए। अष्टाध्यायी, बुद्धचरित, मेघदूत, कथा सरित, सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया है? प्रथम। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं। गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे? पूर्ण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों के बौद्ध धर्म स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता की कला को किसने प्रश्रय सहायता दिया? वाकाटक। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होते थे? ताम्रलिप्ति। वाराणसी की पंच सिद्धांतिका आधारित है। यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को। गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठी कुलीन निगम लेख तात्पर्य है साहूकारों एवं शिल्पकारों का निगम। किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है? धर्म विजय। नेक्स्ट, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना जोते की जंगली भूमि। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का लेख। नेक्स्ट, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासन का क्या नाम था? महेंद्र। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? दिनार। कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा रचित की गई है? मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार। नेक्स्ट, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट। ओके, नेक्स्ट,
गुप्तकाल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी को जाना जाता था। कर्णिक। गुप्त शासकों ने किस एक धर्म को पुनर्जीवित किया? भागवत। नेक्स्ट, वल्लभी संवत का तदात्मत है। गुप्त संवत। गुप्त शासकों के प्रशासन की मुख्य विशेषता है। विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिखा गया है? लैटिन। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम कौन सा था? गुप्तकालीन बोबर पांडुलिपि संबंधित है। आयुर्वेद। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा गया है? नेक्स्ट, गुप्तकाल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? रामगुप्त। गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? मध्य भारत। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा कराया गया? कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया? रुद्रसेन द्वितीय। नेक्स्ट, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का किसने उत्खनन करवाया? डॉक्टर स्पूनर। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ। दूसरा, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसमें से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दशपुर अभिलेख। नेक्स्ट, मंदसौर प्रशस्ति किस शासन की उपाधियों का विवरण प्रस्तुत करता है? कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, मालस संवत इस नाम से भी जाना जाता है। कृत संवत। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है बताइए? पहला, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण किस नरेश की रजत मुद्राएं हैं? नेक्स्ट, दूसरा, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। इसमें से कौन सा कथन सही है? दोनों।